सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के लिए मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। हम डेली एक मॉक डिस्कस करते हैं यूपी टेट के लिए, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। जीएस में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपके लिए टेट सीरीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे फॉलो ज़रूर करें और आप सारी एमसीक्यू हैं उनको अच्छे से समझें और जो मैं बताती हूँ उसी टाइप से अपनी तैयारी करें। अगर आप कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है या आपके जानने वाला कोई है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए। तो उसके लिए आप ये मॉक टेस्ट सीरीज जो है 12 मॉक आपको मिलेंगे, ये आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम रेट इसकी रखी गई है 50 रुपये मात्र में, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप कोड लगाएंगे तो, जो कोड मैं अभी आपको बताती हूँ, नीतू 20 करके आप कोड लगाएंगे, NEETU20। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप विभिन्न परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सीपी स्मार्ट क्लासेस नाम से प्ले स्टोर में ये ऐप उपलब्ध है, तो आप इसे भी डाउनलोड कर लें। और इस पर डेली क्विज भी जीके और जीएस करंट अफेयर्स की अपलोड की जाती है, वो आप जरूर अटेम्प्ट करें। और इस तरह से यहाँ पे विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट हैं वो डाले जाते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर परचेज कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और मॉक टेस्ट किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी चल कैसी रही है, कहाँ पे आपकी कमजोरी है, किस क्षेत्र में आपको और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो ये परचेज आप ज़रूर कर लें। दिवाली तक आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप NEETU20 कोड लगाएंगे तो आज का यूपी टेट का मॉक टेस्ट है, फिर वो हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 नदियां हैं जो तीनों रेखाओं को दो दो बार काटती हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो वो है आपकी माही नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, और ये गुजरात में स्थित है। आप एटलस में से जाके जरूर देखना। इसके आसपास कोई और छोटी मोटी नदी हो वो भी आप देखना, और कोई महत्वपूर्ण शहर या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ भी हो वो जरूर देखना आप एटलस में जाके। गुजरात का मैप आज आपको देखना है। और जो विषुवत रेखा और मकर रेखा को जो नदियां काटने वाली हैं दो, वो आप जरूर गूगल पे सर्च करें और एक बार मैप देखें। और मैं आपको इतना बता देती हूँ कि दोनों नदियां हैं वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती हैं, तो आप जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस प्रांत में स्थित है? देखिए, टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था। 51 टाइगर रिजर्व हैं इस टाइम। तो मैं ऐसे ही एक एक करके आपके हर मॉक में ये पूरे कवर करा दूंगी, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को याद करते रहिए। ये फैक्चुअल जानकारी है, इसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको याद करना है। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, ये आपका है छत्तीसगढ़ में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती नदी इस टाइगर रिजर्व से गुजरती है, इसलिए इसका नाम इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर मैं आपसे एक बात फिर से कहना चाहूँगी कि आप पुराने पेपर जरूर देखें, अपना सिलेबस देखें, पुराने पेपर देखें। तैयारी करने का यही एकमात्र सही तरीका होता है। जब तक आप पुराने पेपर नहीं देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आपको पढ़ना क्या है, किस टाइप से सवाल बन रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ भी जो एक क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका है वो नहीं आएगा जब तक आप पुराने पेपर नहीं देखेंगे। पुराने पेपर देखें और जो जरूरी है पेपर के लिए वही पढ़ें, और मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, मॉक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणतम है? आपको बताना है सबसे दक्षिणी नदी जो इनमें से है वो कौन सी है। हैं तो सारी ये दक्षिण की नदियाँ। सबसे दक्षिणतम जो नदी है वो कौन सी है? तो वो है आपकी वैगई। यही क्रम है इनका, पनेरू, पलेरू, कावेरी और वैगई। इनका क्रम आप देखना, इन नदियों का क्रम पूछा जाता है, तो यही इनका क्रम है। वैगई नदी है वो सबसे दक्षिण में है, तमिलनाडु में है वैगई। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी? तो ये तुर्क जो अमीर थे उनका एक दल था और इसकी स्थापना की थी जो इल्तुतमिश था उसने। ये 24 तुर्कों का एक दल था। तुर्कों का ज़्यादा महत्व था, जो गुलाम वंश था उसमें। तो ये तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश ने कुछ महत्वपूर्ण सिक्के भी चलाए थे, वो आपको जरूर देखना है। और इसने ही दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी लाहौर से। पहले राजधानी लाहौर में थी, दिल्ली इसी के द्वारा राजधानी बनाई बनाई गई थी। और यही पहला जो मुख्य खलीफा से पत्र लेकर जो शासक बनने वाला था, सुल्तान बनने वाला राजा है, तो यही पहला राजा है। ये गुलाम नहीं था, इसको गुलामी से मुक्त कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में पहला शासक बनता है, लेकिन वो सुल्तान नहीं बनता खुद को, क्योंकि वो कभी गुलामी से मुक्त नहीं हुआ था। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलामी से मुक्त कर देता है, तो ये पहला सुल्तान माना जाता है जो खलीफा से इसने अपना जो सुल्तान बनने का जो नियुक्ति थी वो ली थी। अगला प्रश्न है, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? कराची अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मौलिक अधिकार, आर्थिक सुधार, इन सब की बात कराची अधिवेशन में की जाती है। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता है वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 कराची अधिवेशन। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए थे। जो गांधी इरविन समझौता था उसके विरोध में यहाँ पे गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि इसी बीच भगत सिंह राजगुरु, उनको क्रांतिकारी वीर थे, उनको फांसी की सजा भी दी गई थी।
तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप सब कुछ जानना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है अक्सर यूपी टेट के पेपर में, गरीबी से संबंधित एक सवाल जरूर आ रहा है हर साल। तो गरीबी का आकलन किया जाता है, वर्तमान में नीति आयोग करता है, उससे पहले योजना आयोग करता था, लेकिन योजना आयोग अभी खत्म कर दिया तो अब नीति आयोग करता है। और आंकड़े जो एनएसएसओ के जो आंकड़े होते हैं, मासिक उपभोग व्यय, यहाँ पे ये ध्यान देना है, मासिक उपभोग व्यय जो होता है उसके आधार पर भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। तो नीति आयोग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है, जो बांदीपुर नेशनल पार्क है आपका कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कर्नाटक में हाल ही में बंदरों के लिए एक अलग से पार्क भी बनाया गया है, ऐसा पहला स्टेट है जिसने बंदरों के लिए अलग से पार्क बनाया है, उसका नाम आपको गूगल पे सर्च करना है। अगला प्रश्न है, पालीकोंडा रेंज कहाँ पर स्थित है? ये पर्वत रेंज है पालीकोंडा, या पालीकोंडा जो रेंज है आपकी कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, औरांग जनजाति पाई जाती है, तो औरांग जनजाति है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। औरांग है और जारवा है, सेंटिनल हैं, ये प्रमुख जनजातियां हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो ये आपको वहाँ की जनजातियाँ आपको पता होनी चाहिए। वहाँ पे कुछ आइलैंड हैं, हेवलॉक, नील, ह्यूज रोज, इन सब के नाम चेंज कर दिए गए हैं। इनके नाम क्या रखे गए हैं नए? हेवलॉक का क्या रखा गया है, नील का क्या रखा गया है, और ह्यूज रोज जो आइलैंड है उसका नाम नया चेंज किया गया है। तो आपको गूगल पे सर्च करना है इनके नाम क्या रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य में स्थित है, यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो चैनल अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और साउथ सेंटिनल करके एक आइलैंड भी है, क्योंकि वहाँ साउथ सेंटिनल आइलैंड पर ये जनजाति मिलती है, साउथ जो सेंटिनल है उसी के नाम पर उसका नाम भी पड़ा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट अंडमान के बारे में, वो आपको देखना है। और जो ग्रेट निकोबार है, जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणतम पॉइंट माना जाता है भारत का, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ना कि लिटिल निकोबार में, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार में स्थित है ये। तो आज के मॉक टेस्ट में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे कल फिर मिलेंगे, आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।